जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। सतीश यादव, साक्षी, चंदन कुमार, अभिमन्यु, विभव, ज्योति, मोहित कुमार, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश को। मैंने बोला कि बाबर ने कैसी स्थितियों में आकर के मुगल वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। बाबर का शासनकाल रहा 1526 से लेकर के 1530 तक, और इसके बाद में उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर आया, जो 1530 से 1540 तक एक लगातार शासन करता है, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा हरा दिया जाता है। और फिर वो 15 वर्षों का निर्वासित जीवन आपका सिंध से पीछे के या फारस के क्षेत्र में बिताता है, और 15 वर्षों के बाद वापस लौट के आता है, और 1555 में सरहिंद का युद्ध जीत करके वापस दिल्ली की गद्दी को हथियाता है। लेकिन होता क्या है, कुछ ही महीनों के जश्न के बाद में 1556 में सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो जाती है दीन पनाह पुस्तकालय में, और हुमायूं मर जाता है। ठीक है। हुमायूं के बाद में गद्दी पर कौन आएगा? मैंने बोला था सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने घोषित कर दिया था कि जो युवराज है अकबर आपका, वो क्या बनेगा? भारत का सम्राट बनेगा। आगे गद्दी उसी के नाम से होगी। तो कहने की बात है, हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन आया प्यारे बच्चे? अकबर आया। अकबर आया, जिसका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था एक बार बोलेंगे तो मैंने क्या बोला था आपसे? अमरकोट के शासक राणा वीर साल के यहाँ हुआ था, जिन्होंने हुमायूं को पनाह दी थी, और 7,000 सैनिक भी उन्होंने हुमायूं को दिए थे, जिसकी को लेकर के हुमायूं फिर आपका आगे के अभियानों की ओर चला था। ठीक है। और हुमायूं क्या कर गया था वहां पर? अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ गया था, जिससे पैदा हुआ अकबर। तो अकबर किसके यहाँ पैदा हुआ? राणा वीर साल के यहाँ पैदा हुआ। तो कहने का मतलब है, जिस समय अकबर पैदा हुआ है उस समय अकबर के पिता यानी हुमायूं वहां मौजूद नहीं है, वो जा चुका है। और अकबर का जन्म हुआ है अपने पिता की गैर मौजूदगी में। ठीक है, जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म 9 महीने बाद हुआ ना, इतने में हुमायूं चला गया। तो कहने की बात है, अकबर के प्यारे बच्चे जो शुरुआती दिन हैं वो बड़े संकट के रहे। मतलब 3 साल तक तो ये अकबर भी भटकता रहा है, उधर हुमायूं भटक रहा है, इधर अकबर भटक रहा है। अकबर क्यों भटका? क्योंकि देखो, अकबर का जन्म हुआ है आपका अक्टूबर में। ठीक है। और अक्टूबर के बाद में आपका 1542 के बाद में जो जून महीने आया 1543 का, तब तो हमीदा बानो इसको लेकर के पहुंची इसके पिता हुमायूं के पास में। कहने का मतलब है 8 महीनों का देखा ये, पैदा होने के 8 महीने बाद हुमायूं ने इसको देखा। लेकिन जब हुमायूं ने इसको देखा, उसी समय एक ऐसा संकट आया कि इसके भाई इसके विरोधी थे। अस्करी, कामरान, हिंदाल, तीनों क्या हो गए थे? इसके विरोधी हो गए थे। तो कामरान से इसका सामना हो गया, और कामरान खून का प्यासा था हुमायूं का। तो वहां पर हुमायूं को भागना पड़ा था अपनी जान बचा के, और जो बच्चा था अकबर वो वहीं छूट गया, तो कामरान के कब्जे में आ गया। ठीक है। ऐसे ही अपने चाचा अस्करी के कब्जे में ये आया। जब उसने आक्रमण किया तो उसने देख लिया कि अब इसको धरोहर रखेंगे। लेकिन अस्करी की पत्नी को वो बच्चा पसंद आया। अकबर देख रहे अपने भाई के बच्चे कोई बंधक बना के रख रहे हैं राज सिंहासन के लिए, लेकिन असगरी कौन है? हुमायूं का भाई था, तो उसको पसंद आता है अकबर, तो वो उसका लालन पालन पोषण करती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बचपन का नाम क्या है? जलाल है। अर्श आशियानी इसको कहा है प्यारे बच्चे। ये किसने कहा है? जहांगीर ने कहा है। जहांगीर ने। ठीक है? इसका शासनकाल क्या है? 1556 से 1605 है, और मुगलों का सबसे बड़ा शासनकाल है। मुगलों का सबसे बड़ा शासनकाल है। मुगलों का सबसे बड़ा शासनकाल। इसका पालन पोषण किसने किया? क्योंकि एक अटैक में हुमायूं इसको छोड़ के भाग गया, तो इसके चाचा अस्करी ने इसको क्या कर लिया? अपने टेक ओवर कर लिया। और पालन पोषण किया सुल्तान बेगम ने। ये अश्करी जो अकबर का चाचा है उसकी पत्नी थी। बाबर की जो बहन है, यानी कि बाबर कौन है? अकबर का दादा है। तो दादा की जो बहन है खानजदा बेगम, वो भी इसका पालन पोषण करती है। ठीक है। तो दिक्कत आगे आएंगे। धाय माँ अनगा, धाय माँ अनगा ने इसको दूध पिलाया है। चलो बे। चंदन कुमार जी, आपका प्यारे बच्चे प्रश्न का कोई आधार नहीं है। सर जी, आदिल शाह सूरी
तो मुस्लिम शासक था, तो हिंदू शासक कैसे अंतिम? मैंने तो आपको कभी बताया ही नहीं आदिल शाह सूरी अंतिम हिंदू शासक है। मैंने तो हेमचंद्र हेमू, जो एक क्या बोलते हैं आपका व्यापारी था, और जो आपका अगर बात करें हरियाणा रेवाड़ी का एक ब्राह्मण था, हिंदू था, वो अंतिम हिंदू सम्राट मैंने आपको बताया है। अब आपने ना जाने कहां से जान लिया है आदिल शाह सूरी। मैंने बोला था आदिल शाह सूरी का सेनापति था, ठीक है। तो अकबर की चाची ने, अकबर की क्या बोलोगे दादी बुआ है, और धायमा अनगा। भैया ये शब्द हमने बहुत बार पढ़ा है, धायमा। धायमा क्या होता है? देखो, प्राचीन परंपरा में ये कहा जाता था जो क्षत्रिय रही, छत्राणी रही, तो छत्राणी का दूध पिए, तो भाई हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, सभी हम सभी ने पिया है। तो माँ के दूध के द्वारा ये माना जाता है कि माँ के कुछ गुण भी विकसित होते हैं बच्चे के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अलावा वो चीजें उसको मिलती हैं, ऐसा माना जाता था प्राचीन काल से। तब आज तो हम लोग उसको न्यूट्रिशन कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में मानते थे कि माँ के गुण इस दूध के द्वारा ही बच्चे में पहुंचेंगे। तो कहते थे कि जितनी भी छत्राणी है, जो छत्राणी कुल से संबंध रही, उनका दूध बच्चे को पिलाया जाए, स्तनपान बच्चे को कराया जाए, तो उस बच्चे के अंदर ऐसे दिखते थे कि निर्भीक परिवार की महिला है, ठीक है, एक बहादुर कौम की महिला है, तो स्तनपान कराया जाता था, दूध पिलाया जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया समीर चौधरी जी, एक सही उत्तर आप देते हुए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया शुभम गिरी, मेरे दोस्त, टू मच थैंक यू। आगे, तो अकबर क्या है? बच्चा है। अकबर ने अपनी पहली शादी रुकैया बेगम से की। किससे की? रुकैया बेगम से, और 1551 में। तो कितने साल का है बोलेंगे एक बार? ये हिंदाल की बेटी थी, मतलब इसके चाचा की लड़की है, और उस समय पर ये लोग शादियां करते थे ओपन, ठीक है। तो हिंदाल की बेटी है। हिंदाल कौन था? अकबर का चाचा है। तो अपने चाचा की लड़की से इसने शादी की, रुकैया बेगम से, और इसी समय ये नियुक्त किया गया 9 साल में ही, क्या बोलोगे आपका, गजनी क्षेत्र जानते हैं ना, तो गजनी का राज्यपाल इसको बनाया गया था। तो गजनी आप कहेंगे भैया तो अफगानिस्तान की तरफ था। तो प्यारे बच्चे, उस समय हुमायूं अपना निर्वासित जीवन जी रहा है। 1551 में क्या हुमायूं वापस दिल्ली पर आया था? यस और नो? हुमायूं भटक रहा है इस समय तक, ठीक है। 1555 के सरहिंद के युद्ध के द्वारा ही तो हुमायूं ने दिल्ली को पाया। तो सरहिंद के युद्ध में इसको युवराज घोषित किया गया। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम है, जिसको मरियम मकानी के नाम से जाना जाता है। अकबर के 3 बेटे हैं, सलीम जो इसके बाद गद्दी पर आएगा, मुराद और दानियाल। ये सब शराब पी पी के मर जाएंगे। मुराद दानियाल तो बाद में जहांगीर भी शराब पी करके मरेगा। कहने का मतलब है ये इस समय के शासक शराबी, आप इनको कह सकते हैं, इस समय के शराब के शौकीन थे। मुराद हुआ, दानियाल हुआ। अकबर भी अपने शुरुआती दिनों में एक बड़ा शराबी था, नो डाउट, ठीक है। अकबर एक बहुत बड़ा शराबी रहा अपने शुरुआती दिनों में, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन आया धीरे धीरे, ठीक है, जब उसने अपने डिसीजन लेने शुरू किए। वो उनके बारे में हम बात करें, देखो ध्यान से। अकबर के 3 पुत्र सलीम, मुराद और दानियाल। नेक्स्ट, अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ। मैंने आपसे कहा कि, आप एक बात समझना, मैंने आपसे कहा कि अकबर के जो शुरुआती वर्ष है वो भटकते हुए बीते, हुमायूं की तरह ही। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब आपका अगर बात करें, काबुल पर कब्जा करने के लिए हुमायूं जा रहा था अपने भाई कामरान से लड़ने के लिए, तो कामरान ने किले पर लटका दिया था छोटे से अकबर को। 4 साल के अकबर को किले पर लटका दिया सामने से, जब वो तोप चला रहे थे उधर से हुमायूं के लोग अपने ही भाई पर। तो उन्होंने देखा दूरबीन से, और भाई तेरा अकबर लटका हुआ सामने दीवार पर। उन्होंने तोपे मोड़ दी अपनी। तो अकबर कहते हैं कि मौत के मुंह में कई बार गया, और इसका अपहरण या इसको बंदी बना करके इसके ही चाचाओं ने रखा, लेकिन बाद में हुमायूं ने इसको छुड़ाया, ठीक है। फाइनली कहते हैं कि जब 5 साल का ये हुआ तब इसको चैन आया, तब ये पूर्ण रूप से हुमायूं के संपर्क में आ गया, हुमायूं ने इसको संरक्षित किया। तब हुमायूं ने इसके लिए टीचर अपॉइंट किया, एक बोला अब्दुल लतीफ, और क्या बोलोगे, सिराजी। सिराजी, ये 2 लोग हैं। तो आप एक बात कहोगे, अकबर तो भैया अनपढ़ है, अकबर को कहा जाता है अनपढ़। तो जब ये ईरानी विद्वान ने अकबर को पढ़ाने का प्रयास किया, तो अब्दुल लतीफ असफल रहा। बहुत पूछा जाता है अकबर का शिक्षक कौन था, तो अब्दुल लतीफ कामयाब नहीं हो पाया।
फिर भैया सिराजी कौन है? सिराजी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए प्यारे बच्चे अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था। अकबर ने कहा था मैं एक व्यक्ति के लिए दिल्ली की गद्दी तक भी छोड़ सकता हूं, और वो सिराजी है। अकबर को अपने अंतिम दिनों में जो धर्मों का ज्ञान हुआ वो इस व्यक्ति के द्वारा हुआ, क्योंकि अकबर पढ़ा हुआ नहीं था। तो सिराजी और इसकी टीम ने, इसके दल ने, अकबर जब अपने आराम स्थल में होता था तब ये इसको पढ़ के सुनाते थे, तो इसने सुनी है चीजें। कहने का मतलब है इसको पढ़ाई लिखाई जो शुरुआती दौर में इसको करने की कोशिश की गई उसमें अकबर क्या रहा? अनपढ़ रहा। इंटेलिजेंट होना और अनपढ़ होना एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है जो अनपढ़ है वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, ऐसा ना समझें कभी भी। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलनौर में हुआ। ईंटों के सिंहासन पर हुआ 1556 में। और ये विधि किसने पूरी की थी? अब्दुल काशिम ने पूरी की। क्यों जी ईंटों के सिंहासन पर क्यों हुआ? देखो 1556 में दोस्त हुमायूं की मौत हो गई। 1556 में हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर गया, और हुमायूं की जो मौत थी उसको 17 दिन छिपा के रखा गया। 17 दिन क्या छिपा के रखा गया कि ऐसा ना हो कि दिल्ली पर कोई हमला हो जाए। लेकिन लोगों के अंदर ये मैसेज जब राज दरबार से पहुंचने लगा कि हुमायूं मर चुका है, तो लोग पहुंच गए, आपका शाही दरबार के बाहर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हमको हुमायूं के दर्शन करने हैं। तब झरोखा दर्शन होता था। झरोखा दर्शन का मतलब है किले की प्राचीर पर राजा आता था और आकर के राजा वहां से दर्शन देता था। तो एक व्यक्ति था मुल्ला बेकसी, जो हमशक्ल था किसका? मुल्ला बेकसी, जो हमशक्ल था हुमायूं का। इसको शाही कपड़े पहना के, हुमायूं के कपड़े पहनाकर इसको लाया गया लोगों के सामने, और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि हुमायूं जिंदा है। लेकिन यह खबर किसको पता चल गई थी? गुप्त खबर हेमू को। हेमू, हेमू हल्का फुल्का शासक नहीं है। 22 युद्ध लड़े हैं हेमू ने, और 22 युद्ध में से एक भी नहीं हारा है, एक भी नहीं हारा। तो हेमू ने क्या बोल दिया था? आसपास के सारे लोगों को, कन्नौज के आसपास के सारे सरदारों को इकट्ठा करके उसने आगरा हमला किया, दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। क्या बोला? कि मैं दिल्ली का सम्राट हूं। तो इस समय पर अकबर कहां है? अकबर को इस समय पर जो प्रभार मिला हुआ था, जो ड्यूटी मिली हुई थी, वो पंजाब की मिली हुई थी। तो यहां पर एक बैरम खां है, अकबर का संरक्षक बैरम खां है। बैरम खां एक बहुत लंबे चौड़े ऊंचे कद का आदमी, जो हुमायूं के टाइम से ड्यूटी कर रहा है। और हुमायूं जो 15 साल बाद भारत आ पाया, वो सारा क्रेडिट जाता है बैरम खां को। बोलते ना स्वामी भक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है बैरम खां। इसने कभी विश्वासघात नहीं किया हुमायूं के साथ में। और कहते कि अगर हुमायूं की जिंदगी में बैरम खां ना होता तो हुमायूं वापस ना आ पाता, और अकबर की जिंदगी में बैरम खां ना होता तो अकबर भारत का शहंशाह नहीं होता। तो इधर दिल्ली की गद्दी छिन चुकी है और पंजाब पहुंच चुका है कौन? बैरम खां। उसने सूचना दी, उसने सूचना दी आपका पंजाब पहुंच करके अकबर को कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे हैं और अगले सुल्तान तुम ही हो। क्योंकि सीढ़ियों से गिरते ही एकदम से हुमायूं नहीं मरा, हुमायूं 2 दिन में मरा है। तो पहले दिन जब मैसेज भेजा गया कि अकबर को बुलाकर लाया जाए, लेकिन वो मैसेज पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई कि दूसरे दिन हुमायूं मर गया। फिर खबर लेकर के गया बैरम खां खुद। तो यहां पर ईंट रखी हुई थी, तो ईंटों पर बिठाया उसने अकबर को और बोला कि तुम अब गद्दी संभालोगे, ठीक है? तो दिक्कत, हाँ बिल्कुल कटप्पा की तरह बैरम खां। तो अब अकबर के सामने क्या टारगेट है? अकबर के सामने टारगेट है कि 5 नवंबर 1556 को वो क्या पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। तो भैया जब दिल्ली में हुमायूं के बाद में, हुमायूं के बाद में क्या कोई भी नहीं था जो संघर्ष करे? तो दिल्ली में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, यहां पर था आपका टार्डी, मलिक टार्डी जिसको बोलते हैं, तारदी भी बोलते हैं। तो ये मुगलों की तरफ से है, टार्डी मुगल है एक। तो ये दिल्ली छोड़ करके भाग गया, किससे डर करके? आपका अली आदिल शाह का सेनापति था हेमू। हेमू
और 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। हेमराज दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जब प्यारे बच्चे दिल्ली पहुंचा है ना, तो ऐसे ही नहीं पहुंचा, पूरी तैयारी से पहुंचा है। करीब अगर हेमू की बात करें, उस समय हेमू के पास 1500 हाथी और लगभग 1.5 लाख की सेना थी। इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना, हां जी। और अकबर जब गद्दी पर, बैरम खां उसको बोल रहा है कि तुमको शहंशाह बनना है, तो वास्तविकता उस समय की यह थी कि अकबर के पास 1 इंच जमीन नहीं थी। 1 इंच जमीन का मालिक नहीं था उस समय अकबर। ऐसी घोषणा की जा रही है। दिल्ली के जो अमीर थे वो हेमू से बचने के लिए अपनी जान बचा बचा करके भाग रहे थे। सब लोग भाग रहे थे भारत से। जितने अमीर थे वो सिंध पहुंचना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा कि जो इस्लामिक गद्दी है भारत पर, अब ये शासन खत्म हो चुका है, अब फिर से हिंदू शासन आ चुका है। तो सारे अमीर भागने लगे। अब ऐसा नहीं था कि हेमू इस्लाम के खिलाफ था। हेमू की खुद की सेना में बोलते 1.5 लाख सैनिकों में से लगभग 60,000 मुस्लिम सैनिक थे, और जिनको समर्थन प्राप्त था हेमू का, और उनका समर्थन प्राप्त था हेमू को, क्योंकि हेमू ने उनके अंदर एक मैसेज दिया कि यू आर द इंडियंस मुस्लिम, आप भारतीय मुसलमान हो, और ये जो मुगल हैं ये विदेशी मुसलमान हैं। तो भारतीय मुसलमानों के अंदर ये भावना आई कि हम देसी हैं और ये क्या है, ये विदेशी है। तो एक बहुत बड़ा गुट किसके साथ जुड़ गया आपका, बहुत बड़ा गुट जुड़ गया आपका हेमू के साथ में। और इसके पास क्या है, अकबर के इस समय कुछ भी नहीं है। अकबर के चाचा, हालांकि इस समय तक जो मारे जा चुके थे, हिंदाल भी, जब इसकी बेटी से शादी की इसने हिंदाल की से 1551, तब हिंदाल भी मारा जा चुका था। एक दूसरा पुत्र है हुमायूं का, सौतेला भाई अकबर का, उसको भी सिंध क्षेत्र में उसकी भी वही स्थिति है, वो भी कमजोर है। तो कहने का मतलब है इनका सपोर्ट सिस्टम इस समय बिखर चुका था। तो बैरम खां यहां पर एक चाल चलता है। बैरम खां एक चाल चलता है। बैरम खां कहता है कि ये जो अमीर अब भाग रहे हैं हमको छोड़कर, इन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। ये सब लोग यहां से भाग रहे हैं, इनको मैसेज देना चाहिए एक हार्ड, कि बेटा बक्से नहीं जाओगे। और वो मैसेज दिया इन्होंने, क्योंकि ये दिल्ली की जिम्मेदारी छोड़ करके भागा तारदी, और इन सुल्तानों के साथ मिल गया है, और इनका नायक बनने की कोशिश कर रहा है, इनका हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि हम सब यहां से चलते इकट्ठे और इधर अपना साम्राज्य बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बैरम खान ने इस शिविर में तारदी की हत्या करवा दी, और इसकी हत्या से जितने भी अमीर थे उनके अंदर मैसेज गया कि अगर बगावत हुई दिल्ली से तो हत्या तुम्हारी भी होगी। बस फिर क्या था, एक एजेंडा तैयार किया गया, सब लोगों को गुप्त मीटिंग की गई, सब लोगों से मिला गया, और धीरे धीरे बैरम खान ने लगभग छोटे 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 सरदारों को जोड़ करके 20,000 की सेना इकट्ठी कर ली। 20,000 की सेना। और इसकी खिलाफत में क्या है, इसकी खिलाफत में है लगभग 1.5 लाख की सेना। तो भैया हेमू हारा क्यों? हेमू को आप बहादुर भी बता रहे हैं, हेमू को आप शक्तिशाली भी बता रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चे मैं आपको एक चीज बताता हूं, हेमू दूरदर्शी नहीं था। क्योंकि बोलते हैं कि भारतीय सुल्तानों ने जो अध्ययन करना था वो नहीं किया। उसने बाबर के युद्धों के बारे में नहीं जाना। इसने क्या किया, जो ये लोग घाटियों में छिपे हुए थे, पानीपत की घाटियों में, इनके पीछे अपनी टुकड़ियां भेज दी कि इनको ढूंढो। जबकि उस समय देश में मुगलों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि अगर हेमू चाहता तो उन सबको खदेड़ देता। लेकिन उसने सोचा कि अब मुगल तेरे सामने तुच्छ हैं, अब मुगल नगण्य हैं, उनकी गिनती करना उंगलियों पर संभव है, और तेरे खिलाफ कोई अब आवाज नहीं उठा सकता। अब हिंदू राज फिर से आ चुका है। ऐसे मैसेज लोगों के बीच पहुंचे। तो कहने की बात क्या है, यहां घाटी के जितने भी लोग हैं, सब सरदार इकट्ठे हुए, सेना सामने आई। तो इसने क्या किया है, मस्ती में हेमू ने पानीपत जो सेना भेजी
वो पानीपत पहुंची सेना उससे पहले वो 20,000 लोग आए और सीधा इनको सेट होने से पहले इन पे आक्रमण किया, और जो हेमू के तोपखाने थे वो अपने अंडर में ले लिए अकबर ने। और फिर पानीपत में ये भिड़ते हैं 2 नवंबर के बाद में 5 नवंबर। अकबर मैदान में नहीं है, बैरम खां है। अकबर को युद्ध भूमि से पीछे रखा गया है। बैरम खां ने कहा है कि 5,000 सैनिकों का घेरा अकबर के लिए होगा, और अगर ऐसी स्थिति आती है कि हम हारते हैं तो अकबर तुम भाग जाना। तो अकबर युद्ध नहीं लड़ रहा है, क्योंकि अकबर इस समय 13 साल का है, एक बच्चा समझ सकते हैं आप। वो बाबर की तरह नहीं है तलवारबाज। बाबर इतनी उम्र में तलवारबाज था, तो उसको युद्ध भूमि से पीछे रखा गया है, 1 किलोमीटर पीछे। इतने सेना आएंगी, अब ऐसा नहीं था 1 किलोमीटर एकदम पकड़ लेते भैया, नहीं। युद्ध में उस पार करने में 1 किलोमीटर बहुत समय लगता था। युद्ध हुआ। होता क्या है कि तोपखाना ये ले चुके हैं, हेमू का कंट्रोल में ले चुके हैं, लेकिन तोपखाने से कोई बड़ा अंतर नहीं आया। बड़ा अंतर आया कि हाथी, जब वो तोप चली तो ये हाथी भड़क उठे हेमू के, और इन्होंने ही अफरा तफरी मचा दी युद्ध भूमि में। इसको भी कंट्रोल किया गया। सबसे बड़ी कमी रही हेमू की, इस युद्ध भूमि में इसने अपना कोई एक उप मंत्री या उप प्रधानमंत्री नहीं बना रखा है कि मेरे बाद सेना नायक ये है। सारी लीडिंग पावर इंदिरा गांधी की तरह अपने पास ले रखी है। ऐसा समझो वित्त मंत्रालय भी अपने पास है, ठीक है, बाकी मंत्रालय भी अपने पास है। तो इसने क्या काम किया यहां पर, बात को समझना, कि एक तीर इसकी आंख में लग गया हेमू की। बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। मैसेज फैला कि हेमू मर चुका है, और इसकी सेना भाग गई। और जितने भी इस्लामिक सैनिक इस समय तक हेमू के साथ थे, खेमा बदल लिया। और गद्दी पे कौन आया? बैरम खां की वजह से अकबर। तो पानीपत का जो ये दूसरा युद्ध है, इसको आप समझ सकते हैं पानीपत के पहले युद्ध की तरह कामयाब साबित हुआ। तब वहां पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने अपने शासन को, मुगल वंश को स्थापित किया, और इस डूबते हुए मुगल वंश को फिर से रिवाइव कर दिया किसने, फिर से पुनर्जीवित कर दिया किसने? आपका अकबर ने। किसकी हेल्प से? बैरम खां की हेल्प से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो भैया बैरम खान खुद शासक क्यों नहीं बना, उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भाई अक्की, वेरी गुड। योगेश केसरवाल कह रहे अकबर ने 8 वर्ष में ही शादी कर ली थी रुकैया बेगम से। अरे भैया महाराज, 8 साल 9 साल उससे क्या फर्क पड़ता है? 9 साल में की थी, 1551 में शादी हुई। बाकी आप उसको 8 भी याद कर ले तो उससे कुछ बदलना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अकबर नहीं है, युद्ध भूमि से दूर रहता है वो, युद्ध भूमि से दूर रहता है अकबर। ठीक है, आगे आएंगे। ज्योति कुमारी कह रही है 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया अकबर। बेटा ज्योति, इफ यू डोंट हैव द ब्रेन, प्लीज हैव योर आईज, हैव योर ईयर्स। ये सब तो तुम्हारे पास है, इसका प्रयोग कर लो। मैं कह रहा हूं 13 साल, तुम लिख रहे हो 15 साल। पगलीटो, तुमको लेके छोड़े कलकत्ता ले जाके। बैरम खां 1556 से 1560, 61 या 1560 करेंगे इसको तो ज्यादा ठीक रहेगा, तक संरक्षक रहा, लेकिन 1561 में माहम अनगा के कहने पर मक्का भेजा गया। अब देखो बैरम खां लीडरशिप किसके हाथ में है? अच्छा, अकबर सुल्तान किसकी वजह से बना, आप क्या मानते हो? बैरम खां की वजह से। हुमायूं वापस आया बैरम खां की वजह से। तो बैरम खां हीरो है कि नहीं है मुगलों के लिए? मुगलों के लिए बैरम खां एक हीरो है, और हीरो जो किसी को रिवाइव करे तो उसका हक तो बनता है। तो हुआ क्या कि सारी नियुक्तियां, सारी के सारी नियुक्तियां किसके हिसाब से होती थी? ये शिया संप्रदाय को मानता था। सारी नियुक्तियां होती थी बैरम खां के आदेशों पर। शिया लोगों की ऊंचे पदों पर शियाओं को बैठाया जाने लगा, तो सुन्नी जो लोग थे इस्लाम में, वो खिलाफ हो गए। आप ये समझो कि इतना मजबूर कर दिया राज दरबार तक को, कि उन सबको एक छोटे से धन के लिए भी बैरम खां पर निर्भर रहना पड़ा। मतलब अकबर को भी, अकबर तक को भी ये गलतियों पर डांट देता था।
राज दरबार में खुली हत्याएं इसने की हैं, जैसे कि मान के चलो अबुल फजल ने 2 किस्से लिखे हैं। एक किस्सा है कि एक बार इस जो हाथी है बैरम खां का, वो हाथी मतलब थोड़ा मदमस्त हो गया। अब हाथी मस्त हो गया तो उसकी सजा इसने मृत्यु दंड के रूप में दी। किसको? महावत को। महावत बोलते जो लोग हाथी को चलाते हैं। और वो दरबार में भेजा था किसने? कि इसने गलती की, महावत ने, वो भेजा था अकबर ने। जाओ उसके पास में, बैरम खां के। तो कहने का मतलब है बैरम खां एक पावरफुल आदमी उस समय शासन में है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है। सारी चीजें, और अपनी मोहर के तले फरमान जारी करने लग गया। ये कुछ नहीं समझता था अकबर को, बच्चा समझता है अकबर को, बच्चा। ये अकबर क्या है? एक बच्चा है। और अकबर बच्चे की तरह रह रहा है। अकबर शिकार में बिजी है, अकबर शराब में बिजी है, अकबर स्त्रियों में बिजी है। अकबर कोई मतलब ही नहीं है। और अकबर का कोई ध्यान नहीं था राजपाट पर, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होगा। तो यहां पर माहम अनगा के कहने पर इसको मक्का भेजा गया। कैसे? देखो समझो। आरोप लगे बैरम खां पर कि एक सिया है, ये अपने लोगों की भर्ती करता है ना। और अकबर को यह मैसेज पहुंचाया गया कि तुम्हारा सिंहासन अब ज्यादा दिन का नहीं है। जो आपका कामरान का बेटा है, तुम्हारे चाचा का लड़का, उसके साथ साजिश हो चुकी है बैरम खां की, बहुत जल्दी तुम्हारा कत्ल करा जाएगा। तो माहम अनगा चाहती थी कि उसके बेटे के हाथ में पावर आए, अदम खां के, जिसको बाद में अकबर ने मार दिया था, दीवार से, किले से नीचे फेंक के मारा था। माहम अनगा इसी वियोग में मरी थी अपने लड़के में। ये चाहती थी कि मेरा लड़का गद्दी पर बैठे। और क्या बोलोगे? हमिदा बानो बेगम, हमिदा बानो, ये कौन है? अकबर की मां है। तो इन तीनों ने मिलके यहां साजिश की है। अकबर को बोला है 1560 में, क्योंकि अकबर अब 18 साल का हो चुका है, अकबर को लगता है कि वो वयस्क है। तो एकदम से विद्रोह नहीं किया अकबर ने, पहले नजदीकी लोगों को इसने मिलाया है आगरा में। यहां जब इनको लगा कि एक सहयोग इनके पास है, तब अकबर ने पत्र भिजवाया बैरम खां को। क्या बोलता था इसको? खान बाबा। पहले इसको पिताजी, खान बाबा का मतलब इसको पिताजी बोलता था अपना। कहता कि तुम मेरे पिताजी हो, तुम्हारी वजह से मैं हूं। और फिर एक लेटर लिख देता है, बोलता है कि हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाके रहना है तो रहो, वहां तुमको जमीन दी जाएगी, जो इच्छा की जमीन तुम मांगोगे। वहां तुमको मजदूर दिए जाएंगे जो फसलें पैदा करके तुम्हारे पास पहुंचाएंगे। या दूसरा तरीका, मक्का चले जाओ। इतना हर्ट बैरम खां हुआ, उसने बोला मैं मक्का चला जाऊंगा। और मक्का जाते समय ही क्या हो गया, जब ये गुजरात में कुछ समय ठहरा तो ये मैसेज आया कि भाई ये अब विद्रोहियों को तैयार कर रहा है बैरम खां दिल्ली के खिलाफ। तो अकबर ने इधर से सेना भेजी, बोले इसको सबक सिखा के इसको भेजो। लेकिन रास्ते में ही क्या हो गया था, ये देखो, ये कुछ माँ है, धाय माँ है, जो अकबर के जीवन से संबंधित रही हैं। जीजी अनगा, इसका बेटा था मिर्जा अजीज कोका। इसका दूध भी अकबर ने पिया है। तो खान ए आजम की उपाधि इसको अकबर ने दी। इसी को अकबर का दुधमुहा भाई हम कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये तीनों किसके खिलाफ हो गए थे? ये तीनों खिलाफ हुए हैं बैरम खां के। और ये चाहते हैं कि अकबर गद्दी पर आए। तो हमीदा बानो तो अपने पुत्र के लिए चाहती है, लेकिन ये क्यों खिलाफ है बैरम खां के? क्योंकि ये चाहती है इसका पुत्र गद्दी पर आए। ये समझती है कि अकबर तो डूबा हुआ है, अकबर तो गया हुआ है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे चलेंगे। मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या मुबारक खान ने कर दी, पाटन गुजरात में। ये मुबारक खान कौन है? दरअसल में मुबारक खान के पिताजी मच्छीवाड़ा के युद्ध में, जो 1555 में हुआ था, उसमें मारे गए थे। तो इसको जैसे ही पता चला, अच्छा बैरम खां पैदल जा रहा है, तो चटका देता हूँ, तो चटका दिया उसे। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया मक्का क्या है? अब सुरेंद्र महतो जी, मक्का सऊदी अरब में है प्यारे बच्चे। मक्का मदीना इस्लाम का पवित्र स्थल है। ठीक है, आगे। इसके बाद बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। बैरम खां मतलब उसको पिताजी बोल रहा, पिताजी की पत्नी है, उससे शादी कर ले रहा है। और कह रहा सलीमा बेगम से मैं शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बैरम खां ने हमारे लिए काम किया है, और कल को उसकी पत्नी का सम्मान नहीं गिरना चाहिए दरबार में, तो उसकी इज्जत बनी रहे। नहीं तो लोग उसके साथ क्या करेंगे? एक गलत व्यवहार करेंगे। और अकबर की पत्नी होगी तो गलत व्यवहार कोई नहीं करेगा।
और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना का मतलब होता है वकील, एडवोकेट। ये खाने खाना उपाधि पहले आपका बैरम खां के पास भी थी। अब्दुल रहीम खाने खानों को पुत्र का दर्जा दिया। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक रहेगा भी, कोई दिक्कत। इसकी हत्या के बाद में 2 प्रधानमंत्री, क्या अगर मैं बात करूं 6 माह में टोटल 4 प्रधानमंत्री बने, 4 पीएम बनाए गए अकबर के लिए, बहुत जल्दी बदले गए वो। महामनगा बनी, बहुत जल्दी बदली गई। साहब सिहाबुद्दीन बना, अब बदला गया। 2 अन्य लोग बने, बदले गए, क्योंकि विश्वासघात होता रहा। तो कहने का मतलब है अकबर को जो लोग अभी भी लीड कर रहे हैं वो अन्य लोग हैं, मतलब अकबर खुद अभी भी अपना लीडर नहीं है। वो दिक्कत इस बात में। इसके बाद में बैरम खां के बाद में भी। अब अकबर की सुन लो, अकबर की लाइफ के बारे में थोड़ा जाने, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अकबर 1560 में बैरम खां गया। बैरम खां का गया तो अकबर रहा 2 वर्ष तक। इसको माहम अनगा ने फंसाया है स्त्रियों में। इसको बोलते पेटीकोट शासन, क्योंकि स्त्रियों के प्रभाव में ये था। स्त्रैण मतलब स्त्री, पर्दा शासन बोलते। हरम दल, हरम दल का मतलब था उसमें सुंदर लड़कियों का एक ग्रुप होता था और राजा को उसमें बिजी कर दिया जाता था कि राजा राजपाट पर ध्यान दे ही ना जाए और इस भोग में व्यस्त हो जाए। तो अकबर 1560 से 62 तक हरमदल में रहा। 1562 में इसको मुक्ति मिली यहां से, ठीक है। ये छोड़ता है, हरमदल से मुक्त हुआ 1562 में। और 1562 में तब अकबर को बोलते हैं कि इसने तब अपना काम करना शुरू किया। 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा खत्म किया। ये अकबर के अच्छे कार्यों में, ठीक है। बहुत बढ़िया। रंजना कुमारी कह रही हैं सर बीरबल कहाँ गए, उनका नाम क्यों नहीं है, है? वो ये क्या कह रही हैं? रंजना कुमारी, अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनो। आप क्या बीरबल लिख रहे हैं? बीरबल का नाम आएगा, नवरत्न आएंगे। ऐसा सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, फिर रोगी कल को। फिर चकला चलाना है, चकला रोटी बनानी है। फिर सासू इधर से गाली दे रही है, ठीक है, इधर बच्चा रो रहा है, उधर पति ताने दे रहा है, रोटी अच्छी नहीं बनाती है। उधर जेठ की नौकरी है, जेठानी को बड़ा सम्मान मिलता है, जेठानी की भी नौकरी है, देवरानी की भी नौकरी है। और रंजना कुमारी बीच में कह रही है बीरबल कहाँ गए। नहीं, जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या आएंगे बीरबल भी। वो दिक्कत भाई, इतनी बात में कोई परेशानी। भटको मत प्यारे दोस्त, भटको मत भाई, मत भटको, नहीं तो जीवन में हाथ नहीं आएगा। पूरी जिंदगी फिर जो समय निकल जाता है वो हाथ नहीं आता है। ध्यान से सुन लो। एक बच्चा कह रहा पेटीकोट क्या होता है, भाई जान लेके आना मार्केट से। ले, ऐसा ले जा। यार तुम कैसी बात करते हो, कल को पूछो टी शर्ट क्या होती है। पेटीकोट भैया साड़ी के नीचे पहना जाता है, पेटीकोट, ठीक है। यार तुम कितने कलाकार बच्चे हो, है। कूटूंगा तुम्हें किसी दिन बेटा, मैं मिलोगे। ठीक है भैया, आएंगे। अब आप कहेंगे भैया 1562 में सती प्रथा को हम लोग पढ़ते हैं 1829 में इसको अवैध घोषित किया गया था, तो सरकारी रूप से अवैध घोषित हुई। लेकिन यहां पर सती प्रथा इसने खत्म की तो अपने छोटे से क्षेत्र दिल्ली में की, इसके लिए इसने आदेश दिया। लेकिन लोगों ने इसको पूर्णतः फॉलो नहीं किया, ये बात याद रख लें, ठीक है। दास प्रथा यानी पहले दास बनाए जाते थे, उनको खत्म कर दिया इसने, बोलो कि दासों की खरीदारी नहीं हो। तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं पर लगता था उसको खत्म कर दिया। जजिया कर खत्म कर दिया, इसको बोलते हैं हम दातीज, दातीज। दास प्रथा, ठीक है। 1562 बहुत पूछी जाती है। ती से मतलब तीर्थ, और जैसे जजिया। अच्छा अब बताएं जजिया लगाया किसने था? इससे पहले जजिया किसके नाम पर आता? फिरोज शाह तुगलक के समय पर। तो अकबर ने क्या बोला, जजिया नहीं लिया जाएगा, जो हिंदुओं से लिया जाता था। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह भी इसी समय इसी वर्ष हुआ, उज्बेक ने किया। इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत। 1575 में इसने इबादत खाने का निर्माण किया। किसका? इबादत खाने का। कोई दिक्कत।
इबादत खाने का। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अकबर से चालू कोई हुआ नहीं है। अकबर इतना चालाक है, ये सारे धर्मों के लोगों को बुलाता रहा। देखो इसने कैसे फंसाया। ये हिंदुओं को बुलाता था और हिंदू के जो धर्म गुरु थे उनसे ऐसे बात करता था। अच्छा जी, ओ सत्य तो यहाँ है। और वो लोग मैसेज देते थे जनता के बीच में जाकर के कि अकबर बहुत जल्दी हिंदू धर्म को स्वीकार करेगा। ऐसी जैन लोगों से बात करता था, उनके सिद्धांतों को जानता था, उनके गुरुओं से साथ बैठा रहता, घंटों चर्चा करता। इबादत खाना इसी के लिए इसने बनाया था, धार्मिक चर्चा के लिए। ईसाइयों से इसने यहाँ चर्चा की और सब लोगों को इसने ऐसे विश्वास दिलाया कि अकबर जैसे अभी ईसाई बनने वाला है, अकबर अभी हिंदू बन जाएगा, अकबर अभी जैन बन जाएगा। कि नहीं, सबको झांसा दे रहा है। ठीक है, इसमें चर्चा कब होती थी इबादत खाने में? धार्मिक चर्चा क्या बोलोगे? 1575 में बना और बृहस्पतिवार को चर्चा होती थी। यहां पर इसने जैन धर्म के जो गुरुओं से मिला है, शांति चंद्र से, भानुचंद्र से, विजय सेन सूरी से, हरि विजय सूरी, इनमें से किसी एक नाम को देकर के परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि अकबर की धर्म सभा में कौन से जैन गुरु ने हिस्सा लिया था। ईसाइयों की तरफ से कौन गए थे? मॉन्सेरेट गए थे। हिंदुओं की तरफ से कौन गए थे? पुरुषोत्तम दास गए थे। इबादत खाना समझ गए? इबादत जानते हो ना, पूजा करना। तो इसने एक धार्मिक चर्चा के लिए बनाया है ताकि सभी धर्मों के बारे में ये जान सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। बॉम्बे कुमार राय, बहुत शानदार आपने लिखा है। भैया जोधा कहाँ है? जोधा भी आएगी बच्चे। और जब पेपर के बाद में पापा जी पूछेंगे ना रिजल्ट कहाँ है, तो तुम्हारा मुंह कैसा होगा, मैं ये सोचता हूँ कई बार। जोधा कहाँ है? कोई पूछ रहा बीरबल कहाँ है? रोहित बेदिया जी, आप भी अनपढ़ ही हैं। कह रहे जी धार्मिक चर्चा कैसे कर लेता था, वो तो अनपढ़ था। सुन तो सकता है, पढ़ने से मतलब है कि उसको फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं हो, अरबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान। हाँ, इसके जो सैन्य अभियान है उनको एक तरफ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है आपने। कोई दिक्कत? चलो, एक नया धर्म बनाने की फिराक में था ये, सब लोगों से ज्ञान लेकर के ये सोच रहा था एक अलग ही धर्म सबका मिला करके एक नया धर्म बना दूंगा। आगे आएंगे। 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। मजहर क्या था कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी धर्म का आदेश अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि इस धर्म में ये कहा गया है, इस धर्म में ये कहा गया है, तो अकबर का जो आदेश है वो माना जाएगा, किसी धर्म में क्या बात कही गई है वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। दहसाला प्रथा ये टोडरमल द्वारा शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है टोडरमल, मैं आपको बताऊंगा जब इसके नौरत्नों के बारे में बताऊंगा। ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था अकबर का। अच्छा, ये इससे पहले किसके टाइम पर था? कमेंट सेक्शन में बताएं। टोडरमल आपने और कहाँ पढ़ा था इतिहास में? तो दहसाला प्रथा क्या थी? इसमें बोला गया कि भूमि जो है ना, इसका अध्ययन होना चाहिए 10 वर्षों का, और उसी हिसाब से किसानों से टैक्स लिया जाए। ठीक है, 10 साल मतलब 10 साल का भूमि का ये देखना होगा उपज। ऐसा नहीं है कि इस बार आपका अकाल आ गया तो फसल नाश हो गई और तुम टैक्स उसी हिसाब से ले रहे हो, नहीं। देखा जाएगा कि इस 10 वर्षों का क्या है। बहुत बढ़िया रूबी, तुम्हें पता है तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हारे कमेंट क्यों पढ़ता हूँ मूर्खों के? अच्छे बच्चों के पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं है, मैं अच्छे बच्चों को ये रियलाइज कराना चाहता हूँ हमेशा। मैं आपसे बोलता हूँ कि प्यारे बच्चे, आप सबसे शानदार स्टूडेंट हैं। इन मूर्खों की हरकत देख के तुम ये समझ जाया करो कि यू आर मेड फॉर सिलेक्शन। आप सिलेक्शन के लिए बने हैं। मैं इसीलिए ये मूर्खों की हरकतें पढ़ता हूँ तुमको बताने के लिए। तुमको ये रियलाइज होना चाहिए कि तुम कितने सही स्टूडेंट हो जो चुप रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। महाराणा प्रताप जी से इसने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? 18 जून 1576। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ना तो महाराणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप जी की तरफ से हकीम खां थे, राणा पूजा सोलंकी थे, भामा शाह थे, और अकबर की तरफ से मान सिंह था और आशिफ खान था। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है आज तक की हमारी। कल जो क्लास हमारी शुरू होगी वो महाराणा प्रताप जी से शुरू होगी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत के महान गौरव के बारे में जानने के लिए सेशन से जरूर जुड़ना। ठीक है, आज तो बातें अधूरी रह जाएंगी फिर। और सबसे बड़ी चीज है, जो तुम ये खुद को बदलते रहते हो ना, यहाँ तुमको अभी तक तुम कुछ पढ़े नहीं हो, आज तक तुम्हारा अध्ययन शून्य है।
और एक ही बार में तुमने एक नाम सुन रखा है बीरबल, बीरबल कहाँ है, ऐसे तुम अपना सिलेक्शन खो दोगे। ठीक है। अच्छे बच्चों के कमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छे बच्चों की, वो अच्छे बच्चे अपना आप ही समझते हैं सब कुछ। तो मूर्खों को इसीलिए मैं पढ़ के बताता हूँ कि तुम शायद जिंदा हो जाओ, आज नहीं तो कल हो जाओ, और अपनी ये मूर्खता छोड़ दो, और पता नहीं कब छोड़ोगे तुम। बी रियल, जो हो वो रहो, मूर्ख ना बनो, और मूर्ख हो तो तैयारी छोड़ो। ठीक है। एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें, मुगल वंश का ही है, और समझना उससे। बहादुर शाह जफर का नाम सुना है, यस और नो? बहादुर शाह जफर एक लेखक था, जफर नाम से रचनाएं करता था। और इसी के समय थे एक गालिब, मिर्जा गालिब शायर। तो जब बहादुर शाह जफर का कोरोनेशन था, इसका राज्याभिषेक था, तो हुआ क्या कि सब लोगों को बुलाया गया जो उस समय चर्चित थे। तो कार्ड किसके पास आया? गालिब के पास भी आया। गालिब ने तैयारी करी जाने के लिए, जूते फटे हुए हैं, गालिब के कपड़े फटे हुए हैं, और फटे कपड़े में गालिब जाना चाह रहा है किसके दरबार में? बहादुर शाह जफर के दरबार में। तो उसके दोस्तों ने कहा फटे कपड़े में मत जा पागल, अंदर भी नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे, बाहर ही, जा नहीं पाएगा अंदर। उसने बोला भाई मेरी आत्मा मेरे अंदर है, कपड़ों से क्या होता है? मिर्जा गालिब तो मैं हूं ना, मेरे वस्त्र थोड़ी है मिर्जा गालिब। बोले ठीक है चला जा। पहुंचा वहां, जो द्वारपाल खड़े थे ना, उन्होंने बोला "ऐ, साइड हो, इधर"। सब लोग निकल गए। बाद में पूछा हाँ भाई तू अंदर जाना चाह रहा है, तू दिखता नहीं है, राज दरबार है अंदर, अंदर चले जा रहा है। उसने कार्ड निकाला, बोले ये रहा कार्ड, और कार्ड छीन लिया उससे, मिर्जा गालिब से। तो महान शायर दुनिया का, दार्शनिक समझो तुम, मिर्जा गालिब कार्ड छीन लिया। बोले किसका चुरा के लाया कार्ड? धक्के दे के भगा दी। वापस गया मिर्जा गालिब। उसके लोगों ने कहा आया मजा? हमने बोला था ना, कपड़े पहन के जाना, बढ़िया और बेहतरीन होके जाना, उधार के ले आते हैं। क्योंकि मिर्जा गालिब तो मना कर रहा था उधार के कपड़ों के, बोला मैं नहीं रहूंगा, मेरा दम घुटेगा, उधार के कपड़े रहेंगे। अब मिर्जा गालिब को जूते लाए गए, शेरवानी लाई गई, पगड़ी लाई गई, और बढ़िया वही जैसे पहुंचा ना द्वार पर, तो द्वारपालों ने सलाम दिया, और उसने दिखाया अपना इनविटेशन कार्ड। देख भी नहीं रहे थे द्वारपाल, फिर भी दिखाया। वो बोला जी आपका वाला तो ये कार्ड अभी एक वो भिखारी से लेके आया था। तो अंदर पहुंच गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय नाश्ता कर रहा था। और समझना तुम मेरी बात को, अरे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये भी बताऊंगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय नाश्ता कर रहा था, सारे विद्वान बैठे हुए, सब नाश्ता कर रहे हैं। ऐसे मिठाई उठाई, मिर्जा गालिब ने अपनी पगड़ी को ऐसे पगड़ी पर रगड़ दी, फिर अपने कोट को रगड़ी, बोला कोट ले मिठाई खा, जूते खिलाई, जूते ले मिठाई खा, पगड़ी ले लस्सी पी। अब हुमायूं बहुत देर तक, हुमायूं बोलो सॉरी, बहादुर शाह जफर द्वितीय बहुत देर तक देखता रहा। उसने कहा यार विद्वान आदमी है, कोई ना कोई तर्क होगा, कारण होगा। उसने पूछा जी आपकी पर्सनल जिंदगी है, टोकना तो नहीं चाहता, लेकिन पूछना चाहता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा जी मिर्जा गालिब तो पहले भी आया था, जिसको दुत्कार दिया गया, गेट के अंदर भी नहीं आने दिया जी, मिर्जा गालिब तो वो था असली। ये तो मैं तो इनकी वजह से आया हूँ, ये आया है अंदर खाने के लिए, जो वैलिड है वो ये है, खाना तो इसको मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो हो ना वो रहो, और अगर वो नहीं हो तुम, जो तुम बनने का प्रयास कर रहे हो, उसमें तो कोई फायदा नहीं है। बी द रियल यू। कुछ नहीं जानते हो तो ये एक्सेप्ट करो कि हम कुछ नहीं जानते, और उसको सीखने का प्रोसेस रखो, तब ज्ञान आपके पास पहुंचता है। माँ सरस्वती किसी के पास तब पहुंचती है जब कोई डिजर्व करता है। ऐसा आ सकता है लोगों के पास, नो डाउट, कम ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। तो ज्ञान होता है, नॉलेज, नॉलेज उसी के पास पहुंचती है, तर्क उसी के पास पहुंचता है जिसके पास माँ सरस्वती। और वो तब जाती हैं जब कोई उनको ग्रहण करने की स्थिति में होता है। योग करने के लिए योग की मुद्रा होनी जरूरी है। छात्र होने के लिए सतर्क होना, बहुत ध्यान से सुनना,
और सुनकर के उसको मनन करते हुए दोहराना, ये छात्र का कमेंट करना। ठीक है, तो ऐसे जिंदगी में अपना, और ये तुम्हारे लिए ऐसे भी एप्लीकेबल होता है। आज तुम मान के चलो, तुम देखते हो मेरे पास कपड़े नहीं है, किसी दूसरे को देख रहे हो, मेरे लिए शर्ट कैसे आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में सोच, मैं ऐसे जूते खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मत सोचो। कुछ जो तुम हो वो ठीक हो, तुम उसको रेस्पेक्ट करो जो आज की हालात हैं। कल जो होगा, ऐसा नहीं है कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन वो है उसके बारे में सोचो मत, जब चीज़ें ऐसे हों तो वो पहन लेना। कहने का मतलब है, अध्ययन हो या कुछ भी हो, करियर, आडंबर मत करो। बोले कि जी बीरबल कहाँ है, क्या क्या जानते हो तुम बीरबल के बारे में? एक नाम सुना होगा तुमने, चार कहानियां सुनी होंगी। हल्ला क्यों मचा रहे हो? ख्याल रखें अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।